नमस्कार। आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया। यह परियोजना गोरखपुर और पूर्वांचल क्षेत्र में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। इस पार्क के शुरू होने से क्षेत्र में नई कंपनियों के आने की संभावना बढ़ेगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि गोरखपुर को एक उभरते आईटी हब के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि आर्थिक विकास को गति मिले और पलायन में कमी आए। बस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री आशीष पटेल नाराज हो गए। जब पत्रकार ने 4,800 करोड़ रुपए के एमओयू पर सवाल उठाया। ये एमओयू जिले में उद्योग स्थापना, रोजगार और सृजन के लिए 2 साल पहले हुआ था, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिखा। सवाल में मंत्री इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने धन्यवाद कहकर प्रेस वार्ता ही समाप्त कर दी और इस दौरान ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जैसे कि जीडीपी वृद्धि, किसानों की योजनाओं का लाभ, मुफ्त राशन, पेंशन में बढ़ोतरी और एक्सप्रेसवे निर्माण। उन्होंने विपक्ष पर केवल वादे करने का आरोप भी लगाया। हम जो सरकार ने हमारे काम किया है, जो वास्तव में आप धरातल पर नीचे जाकर के देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे आम आदमी के सुरक्षा व्यवस्था का है, तो उसको गिनाने का और सरकार के अंग होने के कारण उसको बताने का अधिकार मुझको है। देखिए, ऐसा मेरा निवेदन सुन लें, जो भी एमओयू साइन होते हैं उनको धीरे धीरे धरातल पर लाने का काम होता है। एक मैं आपसे बता रहा हूँ, मुझे अभी मैंने इसको पूरे डिटेल नहीं मांगा, मैं भी जिलाधिकारी, तो उपलब्धियां जो मैंने गिनाई है उसको भी तो देखिए। और रही बात, मेरा निवेदन सुन लें कि मैं इसको पूछ लूंगा कितना हुआ, एग्जैक्ट डेटा तो डीएम के पास होगा, तो मैं आपको बता दूंगा अलग से। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं जिलाधिकारी से बात अभी नहीं कर रहा हूं। वाराणसी में पिछले 9 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की 486 प्रमुख परियोजनाएं पूरी हुई है। स्मार्ट सिटी के तहत ही 720 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और शॉपिंग और पार्किंग सुविधाएं भी बनाई गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में 1800 करोड़ से कैंसर इंस्टीट्यूट और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित 43 परियोजना भी पूरी हुई है। शिक्षा में स्मार्ट क्लासरूम, अटल टेक्निक और इसके साथ ही लैब और मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म छात्र छात्राओं को मिले हैं और कृषि में ही 3 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि और सोलर पंप और स्वर्ण मोचन योजना का भी लाभ मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स सिटी और एयरपोर्ट विस्तार जल्द ही पूरे होंगे। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। देश और दुनिया में ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ और सिक्योर्ड डेस्टिनेशन है और इसीलिए आज सभी क्षेत्रों से को कंपेयर करके हमारा बड़ा पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवेज बने। हमारे जब सत्ता में आए थे हमारे योगी जी, तब मात्र 4 एयरपोर्ट्स फंक्शनल थे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। एक का लोकार्पण 28 तारीख को होना है और 4 संचालित हैं, वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर और अयोध्या। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित और 5वां अपकमिंग है और 11 एयरपोर्ट वो भी संचालित हैं डोमेस्टिक। तो एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का सहारा मिला। लोग इसीलिए उत्तर प्रदेश को ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधार का मैसेज पूरे दुनिया में है। मैं डावोस गया था, स्विट्जरलैंड में। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है और उसमें दुनिया के 130 देशों के प्रतिनिधि आए थे। 60 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश सहित 10 क्षेत्रों के लोग उसमें थे, 6 मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए थे और सभी लोगों ने
इस बात को एहसास किया है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट लोग इसीलिए इच्छुक हैं कि हमने लोगों के सामने जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की पेश की है वो उनके लिए बहुत अनुकूल है। रामपुर में कांग्रेस और सपा की नजदीकी एक बार फिर से देखने को मिली है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सपा नेता आजम खान के घर पहुंचे। अजय राय ने कहा कि वो ईद की मुबारकबाद देने आए हैं और इस दौरान ही आजम खान के बेटे अदीब आजम ने उनका स्वागत किया। लंबे समय से शांत पड़ी गली में फिर से ही रौनक लौट आई। मौके पर कांग्रेस और सपा समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली, जिससे कि इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज मथुरा पहुंचे और इसके साथ ही द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन किए। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्राम घाट पर यमुना पूजन भी किया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 24 दिन बाद ही युद्ध तुरंत रोका जाना चाहिए। पप्पू यादव ने सरकार पर किसानों, बेरोजगारों और आम जनता को मुश्किल में डालने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने नोटबंदी, कोरोना के समय में शमशानों पर लगी लंबी लाइनों का भी जिक्र किया और इसके साथ ही सांसद ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वो संघर्ष और लड़ाई का प्रतीक है। ब्रिज दर्शन का उद्देश्य कंस का संहार और मानवता, गरीबी उन्मूलन है। साल 2012 में 2,09,334 शिक्षकों की भर्ती निकली थी और लेकिन 1,131 शिक्षकों की नियुक्ति किसी कारण से रुक गई थी और गाजीपुर के 23 शिक्षक भी लंबित भर्ती में शामिल थे। उन्होंने हाई कोर्ट और फिर से सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें 19 मार्च तक किसी भी हाल में नियुक्त किया जाए। इसके बाद से बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को आज विकास भवन कार्यालय पर बुलाया, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बाद भी नियुक्ति पत्र देने की बजाय विभाग ने 2-3 दिन बाद ही आने को कहा है। नाराज शिक्षकों ने भी यहां पर धरना शुरू कर दिया। ललितपुर में मिशन शक्ति अभियान के फेज 5 के दूसरे चरण के तहत गोल्डन रोज पब्लिक इंटरमीडिएट की 11वीं की छात्रा दिव्यांशी त्रिवेदी को ही एक दिन के लिए क्षेत्र अधिकारी सदर बनाया गया और इसके साथ ही दिव्यांशी ने कार्यालय में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी है, तुरंत संबंधित थाना प्रभारी को समाधान के निर्देश दिए। इस अनुभव के दौरान ही उन्होंने प्रशासनिक कामकाज और कानून की प्रक्रिया को भी समझा। छात्रा ने भविष्य में IPS अधिकारी बनने की इच्छा जताई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ही ये पहल लड़कियों के नेतृत्व और प्रशासनिक अनुभव देने के उद्देश्य से भी की जा रही है। रायबरेली में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के चलते कई होटल और ढाबे नियमों की अनदेखी करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यावसायिक काम के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग करना और गैर कानूनी है, लेकिन दुकानों और होटलों में ये आम हो गया है। गैस एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदार विभाग और प्रशासन की लापरवाही से नियमों की लगातार अवहेलना हो रही है। हाल ही में इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नागरिकों और व्यापारिक समूह प्रशासन से तुरंत जांच और सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। आगरा में पेट्रोल को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट में असली स्थिति सामने आई है। आर्यन टीवी नेशनल के संवाददाता ने पेट्रोल पंपों पर जाकर ग्राहकों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि पेट्रोल की उपलब्धता में फिलहाल कोई बड़ी समस्या नहीं है और पंपों पर ही पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि सादा पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया है, जिससे कि ग्राहकों को मजबूरन महंगा स्पीड पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। इससे उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। ग्राहकों ने यह भी आशंका जताई है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में पेट्रोल को लेकर परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल को लेकर तरह तरह की अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस समय आर्यन टीवी नेशनल की टीम ग्राउंड जीरो पर है और ताजनगरी आगरा के एक पेट्रोल पंप पर जाकर हाल जान रही है कि किस तरीके की लोगों को परेशानी आ रही है या फिर पेट्रोल मिल पा रहा है। भाई, क्या नाम है आपका? रमनदीप जी, क्या कहेंगे आप? पेट्रोल भरवाने के लिए आए, पेट्रोल वगैरह मिला? पेट्रोल तो मिला है, सादा पेट्रोल खत्म है, स्पीड वाला मिल रहा है।
तो कोई दिक्कत आ रही है पेट्रोल वगैरह में, महंगा या सस्ता ऐसा हाँ, कुछ? स्पीड वाला महंगा होता है, हम सादा डलवाते हैं, वो सस्ता होता है। जो सादा के लिए बनाई कर रहे हैं कि सादा अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं है सादा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है, क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर के आगरा में किस तरीके का माहौल चल रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर पेट्रोल पंप पे। भैया क्या नाम है? सुनील जी, पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है? सही तरीके से मिल रहा है पेट्रोल, आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करके देखते हैं। कई लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, भाई के नाम समझ क्या कहेंगे, इस समय दिक्कत आ रही है पेट्रोल डीजल को लेके? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा, ये तो कह नहीं सकते। अच्छा, आगे के लिए डर है कि आगे? नहीं, देखो ये तो पूरे विश्व में है, कोई भारतीय अछूता नहीं रहेगा इस चीज़ से। ये तो पूरे भारत में जो आपदा आएगी वो आएगी। भाई जब ऊपर से नहीं आएगा तो सरकार कहाँ से दे देगी? सरकार फिर भी हमारी सरकार बहुत सही है, बहुत अच्छा चल रहा है भारत में। कोई ऐसी लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अभी हाल फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी हालात बिल्कुल सही हैं, पेट्रोल डीजल हर पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। कौशाम्बी के मझियारी बाबुल बताया गया कि बालू घाट पर ही यमुना नदी से अवैध बालू खनन हुआ है, जहां पर पोकलैंड जैसी बड़ी मशीनों से ही बालू नदी के बीच में निकलकर ट्रकों में लोड किया जा रहा था और नियमों के मुताबिक ये भी गैरकानूनी है, लेकिन रोकथाम नहीं हो रही है। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, लेकिन अधिकारी अक्सर फोन नहीं उठाते। पट्टी और सिंडिकेट के कुछ नाम भी सामने आए हैं, जिनमें कि चंद्रजीत कुशवाहा, नर नारायण मिश्र और विद्याभूषण सिंह शामिल है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वाराणसी के एक यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या ने चिंता पैदा कर दी है। मृतक छात्र के परिवार और सहपाठियों ने प्रधानाचार्य की भूमिका पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि घटना के दिन किसी को भी बुलाया नहीं गया और इसके साथ ही प्रधानाचार्य अन्य शिक्षक घटना का विवरण साझा कर चुके हैं। परिवार और छात्रों ने प्रधानाचार्य पर संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, लेकिन प्रधानाचार्य ने इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में लगे CCTV में पूरी घटना कैद है। प्रशासन ने यह भी बताया है कि न मृतक छात्र और न ही आरोपी छात्र को कॉल या फिर बुलाया गया। देखिए, हम लोग अपना पक्ष कोई हम लोगों से कभी किसी ने पूछा भी नहीं, और जो है हम लोग अपना पक्ष जो भी पुलिस अधिकारी हैं, जो भी जांच अधिकारी हैं, उसी दिन से हम लोग रख रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कैंपस में इस तरह की घटना घटी, और शुरू से सदमे में हम लोग हैं। आप उसका हम लोगों से आप जो है वर्णन जान नहीं सकते, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, सभी लोग जिस तरह से परेशान हैं, जिस तरह से दुखी हैं। और 2 दिन हम लोगों ने अवकाश भी रखा इस घटना के क्रम में, और इससे ज़्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। नहीं, ये दोनों पक्षों को बुलाने की बात गलत है। अगर इस प्रकार का है तो मेरा मोबाइल नंबर सभी लोग जानते हैं, CDR निकाल करके उसकी जांच की जाए। हमारे किसी प्रेक्टोरियल बोर्ड के सदस्य ने, हमारे किसी भी टीचर ने उसको बुलाया नहीं था। दोनों पक्षों की कोई वार्ता नहीं थी। भ्रामक खबरें हैं, पूरी तरह निराधार हैं, और इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न हमारे ऑफिस के पास है कि हम लोगों ने उनको बुलाया है। पहली जब आवाज़ नीचे आई तो मैं क्लास में था, क्लास नंबर 7, और 7 नंबर में जब आवाज़ आती है तो मैं समझा कि पटाखा फूटा होगा, बच्चे ऐसा कर देते। लेकिन जब दूसरी फायर हुई तुरंत हमको लगता है 30 सेकंड के अंदर, तब मुझे लगा कि गोली चल गई। मैं क्लास छोड़ करके बाहर आया और मैं चिल्लाना शुरू किया, गाली देना ऊपर से शुरू किया कि कौन है ऐसा कर रहा है। तब तक वो लड़का फिर बाहर आ गया, और सामा तो 3 लड़के भाग रहे, और भागते हुए फिर वो B.Ed फैकल्टी जो नीचे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, वहां से लेकर के फिर कलामबाड़ी जी के पास आ गया, और उस लड़के भाग रहे थे। इसके बाद फिर लड़कों को ऊपर से हम 3-4 लोग फिर उसको गाली देना शुरू किए। मंजित पीछा कर रहा था, और उसके बाद जब वो लड़के नीचे आ गए तो हम ऊपर से चिल्लाना शुरू किए। लड़कियां भी बाहर आ गई हमारे साथ, और लड़के प्रोफेसर भी आ गए,
और सब हम लोग चिल्लाना शुरू किए, तो वो भागा, फिर पीछे गया, और पीछे गया तो फिर गोली मारा। आवाज आई, क्योंकि हम लोग ऊपर थे, नीचे देख नहीं पा रहे थे। तब तक वो हम लोग बीएड डिपार्टमेंट के सामने खड़े थे। सीढ़ी से हमारे सामने वो निकल के जा रहा है और मेरे बगल में जा रहा है। मैं उसको डांटता भी हूँ, गाली भी देता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वो सर नीचे किया, आगे बढ़ गया ओटीओ में। और फिर डिपार्टमेंट, हमारे जाग्रफी डिपार्टमेंट से पीछे साइड में वो रेलिंग पकड़े लटका है और वहीं रिवाल्वर गिरा दिया। फिर उससे जब लटका है तो उसके पैर में चोट आई। ऊपर से हम और विजय और चंद्रशेखर, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लाई रखी थी, उसको टेका भी है। फिर वो कैंपस को पार करके घर में गया है और लटक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद फिर हम दौड़ करके आए नीचे। यस, वो 4 लड़के भाग रहे थे, चारों को टारगेट पर लिया हुआ था। इसके बाद वो हमारे चिल्लाने से 3 भगे, नहीं तो वो और भी मारता। इसके बाद जब हम नीचे आए तो देखें वो लड़का गिरा हुआ था, तो मैं तुरंत झटके में उठाया और उठाने के बाद मैं सीधे गाड़ी में लादा हूँ और मैं ही गाड़ी में आगे बैठा, फिर लेके चला जा रहा था दीनदयाल। फिर बच्चों ने कहा नहीं सर हम लोग सिंह रिसर्च सेंटर चलेंगे, तो हमने महावीर मंदिर से गाड़ी सिंह रिसर्च सेंटर लेके गए। वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं सर यहाँ एडमिट नहीं कर पाएंगे, आप कामा सेंटर ले जाइए। तो मैं ही लास्ट गाड़ी को से बच्चे को उठाया हूँ, स्ट्रेचर पर रखा हूँ, फिर उसमें ले गया हूँ सिंह रिसर्च सेंटर में। अंदर वो देखे हैं, फिर जब नहीं लिए, एडमिट नहीं किए, तो फिर मैं लेकर के फिर गाड़ी में लादा हूँ और लाद करके तब तक 2 बच्चे और भी कॉलेज के पहुँच चुके थे सिंह रिसर्च सेंटर। फिर हम लोग गाड़ी से ही अंदर थापा गाड़ी चला रहे थे, किसी तरह से फास्ट गाड़ी चला रहे हो, फास्ट गाड़ी चलाओ कहती हुए आगे लेके भाग रहे थे और ट्रामा सेंटर में ले गए। 15-20 मिनट ट्रामा सेंटर में ट्रीटमेंट हुआ, सब चेकअप हुआ, लेकिन जब नहीं बचा, डेड बॉडी घोषित कर दिया उसने। तो फिर हम लोगों ने बहुत दुखी हुआ, मैं खुद बैठ के वहाँ रोया और फिर अपनी गाड़ी लेकर थापा के साथ वापस आया। यही मेरे कार्यक्रम हैं। सुल्तानपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जा रही 1,02,108 एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बुधवार को ही फर्जी टीटी पकड़ा गया है और ट्रेन झांसी पकड़ने वाली थी। आपको बता दें पहुंचने वाली थी जब लखनऊ का ही ऑन ड्यूटी स्टाफ S8 कोच में टिकट चेक कर रहा था। इसी दौरान ही अंकित तिवारी नामक युवक NCR पट्टा पहनकर ही यात्रियों से जबरन पैसे वसूलता हुआ नजर आया। दिनांक 25/3/2026 को एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन की कोच संख्या 8 में जो है एक व्यक्ति टीटी की फर्जी आईडी के साथ जो है विजिलेंस का अपने आप को ड्यूटी बताते हुए लोगों के जो है टिकट चेक कर रहा था। जिस व्यक्ति के पास जो है टिकट नहीं होता तो उन लोगों को कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा करके और फोन से वार्ता करके किसी व्यक्ति से वार्ता करते हुए कि जो है को जो है नेक्स्ट स्टेशन को उतारना है, जिसकी सूचना वहाँ पर जो है क्योंकि उस ट्रेन में जो है थाना झांसी का एस्कॉर्ट था तो उसको दी गई, तो उनके द्वारा उसको चेक किया गया तो पाया गया कि वह व्यक्ति फर्जी है। उस व्यक्ति को जो है उसका नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा अंकित तिवारी पुत्र बेनी माधव निवासी ग्राम तिवारीपुर थाना उचेड़ा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी होना बताया गया। उसके कब्जे से जो है भारतीय रेलवे का रिबन जिसमें उसके द्वारा जो है हमने कोई कार्ड उसके द्वारा लगा रखा था, जिससे वो जो है लोगों को जो है झुमित कर और अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है, नियमानुसार उसके विरुद्ध मुकदमा निकल है, विधिक कानूनी कार्रवाई। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बंहोर में पुलिस ने 2 आरोपियों इमरान और कासिद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी किए गए बछड़े का भी वध कर मांस बेचने की कोशिश की और इसके साथ ही पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी और मौके से 2 अवैध तवंचे, 4 कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिनांक 21/3/2026 को थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के ग्राम बमौर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बछड़े की चोरी की गई और इसका वध करके इसके मांस की बिक्री की गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और कल रात्रि चेकिंग के दौरान थाना मुबारकपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों समौदी की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में इनके दाहिने पैर में, इन दोनों के दाहिने पैर में गोली लगी।
और इनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। इनके पास से 2 अवैध देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर की, 2 खोखे, 1 मोटरसाइकिल फर्जी प्लेट की मिली और पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। सहारनपुर में पुलिस ने कासिम नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जो कि खुद 2023 बैच का पुलिस अधिकारी बताकर दरोगा की वर्दी पहनकर कचहरी परिसर में घूम रहा था। और ये भी जानकारी सामने आई कि पीलीभीत की एक लड़की, उसका परिवार उससे मिलने सहारनपुर आए थे, क्योंकि कासिम ने शादी की बात करते हुए इसके साथ ही बताया गया कि अपने झूठे रुतबे का दिखावा किया था। अमेठी के बाबूगंज में एटीएम मशीन तोड़कर पैसे चोरी करने की कोशिश करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और 25 मार्च की रात को आरोपियों ने एटीएम और सीसीटीवी कैमरों को धारदार हथियार से ही तोड़ दिया था, ताकि पहचान ना हो सके। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में डोकम अम्बिया गांव में 2 किशोरी की बताया गया गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई और हादसे के बाद से ही पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने परिजनों को साहस दिया। रायबरेली में भदोकर थाना क्षेत्र के रायपुर महेरी के पास में अंसार बस सर्विस की यात्रियों से भरी यहां पर बस में अचानक से आग लग गई और हादसे में बस में सवार लोगों को बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचानी पड़ी। यात्रियों ने चलती बस में कूदकर अपनी जान बचाई। हरदोई के कछोना क्षेत्र के रैसो गांव में आज बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन बिजली लाइन से निकली चिंगारी ने गेहूं के खेत में आग लगा दी। आग तेजी से फैल गई और कई बीघा फसल भी जलकर राख हो गई। किसान तुरंत मौके पर पहुंचे और खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया। बिजनौर के झालू रोड पर मौजूद 250 साल पुराने सिद्धपीठ कालिका मंदिर में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। अपनी मंशा लेकर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा भी यहां पर विधि विधान के साथ की जाती। कानपुर के सेंट्रल जोन में रामनवमी के अवसर पर करीब 45 जुलूस निकाले जाएंगे और जिसमें पुलिस ने आयोजकों और संबंधित विभागों के साथ में जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा सुनिश्चित की है। मिश्रित आबादी वाले इलाके, प्रमुख मंदिर और सड़कों पर पेड़ और बिजली की तारों की स्थिति की भी जांच कर सुधार किए जाएंगे। देखिए, सेंट्रल जोन में करीब 45 जुलूस हैं रामनवमी को लेकर के विभिन्न तिथियों में। इन सभी जुलूसों के मार्गों पर जो आयोजक गण हैं और संबंधित विभाग जो हैं उनके साथ भ्रमण करके वस्तु स्थिति का आकलन कर लिया गया है। मिश्रित आबादी के क्षेत्र, धर्मस्थल, पेड़ की डालें, बिजली के तार आदि तक की समीक्षा कर ली गई है। प्रॉपर पुलिस प्रबंध किया जा रहा है। आयोजकों से वार्ता कर ली गई है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। प्रॉपर पुलिस अरेंजमेंट करके सीसीटीवी कैमरे लगा करके और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरी कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सद्भावनापूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। ऐसे समय देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति जाते हैं वो भ्रामक पोस्ट डालते हैं, उन पर किस तरह की प्रतिबंध लगाने का? देखिए, हमारी सोशल मीडिया की टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पे लगातार निगरानी कर रही है। जो लोग भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।